Hello, Jai Hind students. Very good evening, everyone. I welcome you all on this amazing platform. क्या सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? हेमंत, ईश्वर, आवाज मेरी प्रॉपर है? सब लोगों को मैं प्रॉपरली दिख रही हूँ। तो इस लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर और बायोटेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों को यहाँ पे कवर करने हैं। एनसीईआरटी बेस्ड कवर करेंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड चीजों को देखते जाएंगे। जेनेटिक्स में आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो क्लियर था? बोलो भाई। ये भी अटक गया, तुम भी अटक गए। इसको क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। सबसे पहली चीज आ जाती है म्यूटेशन। हम लोगों ने डीएनए आरएनए की बात करी थी, तो किसमें ज्यादा चांसेस होते हैं म्यूटेशन के? आरएनए के अंदर। डीएनए कंपैरेटिवली हमारा स्टेबल होता है। अब म्यूटेशंस में अगर थोड़ा भी जरा सा भी बदलाव अगर हमारे डीएनए के अंदर आ जाए, हमारा एक एक क्रोमोसोम पे इतने सारे जीन्स मौजूद होते हैं। अच्छा, एक ऐसा क्रोमोसोम बताओ जिसपे सबसे कम जीन्स लोकेटेड होते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, तो इतने सारे जीन्स लोकेटेड होते हैं, वो इतनी सारी चीजों को रेगुलेट कर रहे होते हैं। अगर एक जीन में जरा सा भी बदलाव आता है तो पूरा एक डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। मैं बताऊंगी तुम्हें उसके बारे में। तो जरा सा भी म्यूटेशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो उनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ऐसे ही अगर चेंजेस आ जाएं तो बीमारियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये आज बोर्ड क्यों अटक गया है? एक सेकंड रुकेंगे प्लीज। ठीक है, यार ये अटक गया है, थोड़ा रुकना एक सेकंड बच्चे। आज मेरा फोन भी अटक गया था और ये भी। देखो, तुम्हारे कितने सारे मैसेजेस थे लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, अब जाके नजर आ रहा है। क्या हो गया भाई इसको? नई स्लाइड तो आ जा। कैसे रिफ्रेश करूं मैं? ना हट रहा है ना कुछ हो पा रहा है, क्या हो रहा है ये? माफ कीजिएगा प्लीज, ये दूसरा पेन हो गया। हाश, फाइनली ओके, नई स्लाइड आ गई है। अब मैं कम से कम लिख कर तो बता पाऊंगी तुम लोगों को। देखो, अब दो प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं। मैंने क्या बोला? जरा सा भी अगर म्यूटेशन हो जाए, जरा सा भी अगर बदलाव हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां हो सकती हैं, जिनको हम बोलते हैं कि डिसऑर्डर्स हो गए हैं, ठीक है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो प्रकार के होते हैं, एक मेंडेलियन और एक क्रोमोसोमल। ध्यान से समझते चलना क्या हो रहा है यहाँ पे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में एक जीन जो है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई है, यानी कि एक जीन बदल गया है, जिसके चलते जो वो पहले बना रहा था वो वैसा नहीं बना रहा, अब थोड़ा सा उसमें बदलाव आ चुका है। तो इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने का पैटर्न है वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे सर मेंडल के कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे थे एक से दूसरी जनरेशन में, बिल्कुल वैसा पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। इसीलिए जीन में होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से जो डिसऑर्डर्स हैं उनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोला जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे तुम ऐसा इमेजिन करो कि एक कॉपी है, ठीक है? एक कॉपी में इतने सारे पेजेस हैं, हमारे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो उस कॉपी में 46 पेजेस हैं जिन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब अगर किसी एक पेज पे एक वर्ड लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सौम्या, ठीक है? तो इस वर्ड को काट कर मैंने लिख दिया गुप्ता, ठीक है? यानी कि पेजेस अभी भी 46 की 46 ही हैं, लेकिन उन पेज पे जो लिखा हुआ है उनमें मैंने एक छोटा सा बदलाव कर दिया। इसको बोला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोला जाता है, जहां पे सिर्फ एक ही जीन में बदलाव हो गया है, ठीक?
अब बात आ जाती है क्रोमोसोमल की, तो क्रोमोसोमल में एक पूरा क्रोमोसोम गायब हो जाता है या एक पूरा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, यानी कि कॉपी के पन्ने 46 की जगह 47 हो गए या फिर 45 हो गए, 44 हो गए, यानी क्रोमोसोम के नंबर में छेड़खानी से तो और ज्यादा बड़ा डिसऑर्डर आता है। कौन कौन से डिसऑर्डर्स इनके अंदर आते हैं अभी उनकी चर्चा करेंगे। तो एक तो है मेंडेलियन, यानी कि जिसमें सिर्फ जीन के अंदर बदलाव आता है, जो कॉपी में लिखा हुआ है उसको काट के सिर्फ दूसरा एक शब्द बदला गया है, और क्रोमोसोमल के अंदर पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही गायब हो जाता है या फिर ऐड हो जाता है। तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं किस क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन्स लोकेटेड होते हैं? याद है? तुमने न्यूज में सुना होगा एक वाई क्रोमोसोम है जो कि एक्स और वाई मेल को डिटरमाइन करता है, तो ये धीरे धीरे करके गायब होने वाला है, ऐसा न्यूज में आया था। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सबसे कम जीन्स होते हैं और ये और कम होने लग गए हैं, और ज्यादा कम। ठीक है, तो ऐसा होने में हजारों साल वैसे लग जाएंगे जब वाई क्रोमोसोम गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेल गायब हो जाएंगे, गायब हो भी गया तब भी एक दूसरा एक मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर आ जाएगा, जो कि जापान में एक रैट्स के ऊपर टेस्ट किया गया था। वाई क्रोमोसोम हटाया तो दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली एक फैक्टर आ गया था जो मेल को डिटरमाइन कर रहा था। तो वाई के पास में लीस्ट जीन्स होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ डिसऑर्डर्स की। मेंडेलियन और क्रोमोसोमल, दो प्रकार के डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन यानी कि एक सिंगल जीन में म्यूटेशन बदलाव हुआ है, क्रोमोसोमल यानी कि क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर में बदलाव आया है। अब सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया को इंडिया कब तक हटाना चाहता है? हाँ जी, इंडिया का एम क्या है? 2 साल पहले आपके यूनियन बजट में ये मेंशन थी चीज कि इसको हम लोगों को हटाना है। अनीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की कमी। अब हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, हाँ जी, जो कि आपके आरबीसी के अंदर होता है, जिसकी सहायता से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन है एक प्रोटीन जिसको कोई ना कोई एक जीन बना रहा होता है। ठीक है, अगर उस जीन में दिक्कत हो जाए तो ये हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रोटीन किससे बना था? याद करो पिछली क्लास में हमारे जेनेटिक मटेरियल से ही एक कोड आया था और वही कोड प्रोटीन बना रहा था। तो अगर उस कोड में जरा सी गड़बड़ी हो गई तो फिर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन गलत बन जाएगा आपका। ये चीज हो जाती है, जिसके चलते क्या 2027 नहीं। और कोई लगाना चाहता है तुक्का? और कोई लगाना चाहता है तुक्का? बताओ भाई, लिख लो 2047। ठीक है, अब देखो एक बेसिकली एक कोड था CTC। इस T की जगह सिर्फ U आ जाता है, थाइमीन की जगह सिर्फ यूरासिल आ जाता है। सिर्फ इतना सा फर्क होने के चलते पहले जो एक बन रहा था ग्लूटामिक एसिड, अब वो वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है, वेलिन प्रोटीन में कन्वर्ट। आरबीसी का शेप कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, सिकल शेप। वो बूमरैंग होता है ना, फेंकते हैं वापस हमारे पास में आता है, कुछ वैसा शेप। अटक गया है, अभी वापस आ गया है। ठीक है, चलो दोबारा से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? आरबीसी का नॉर्मल शेप होता है ऐसा बाइकॉनकेव, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, आपकी ब्लड वेसल से ये आराम से निकल जाता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन बदल गया तो आरबीसी का शेप ऐसा सिकल शेप का हो जाएगा, जिसको फेंकते हैं दोबारा आपके पास में ही आता है ना, वैसा सिकल शेप। अब इसके चलते क्या होगा? आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, लेकिन इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 19 से 20 दिन का रह जाएगा, जिसके चलते ये जल्दी टूट जाएंगे। जल्दी टूटेंगे तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी ही को तो तुम अनीमिया बोलते हो। यानी कि सिकल सेल शेप का हो गया है आरबीसी, जिसके चलते हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, इसीलिए इसको सिकल सेल अनीमिया बोला जाता है। ये एक और चीज,
ये कैसी बीमारी है? इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव है, हम लोगों ने डोमिनेंट रिसेसिव का कंसेप्ट पढ़ा था, यानी कि अगर दोनों ही इसके जैसे होंगे अलील्स तब जाकर ये बीमारी होगी, यानी कि मदर के थ्रू भी अलील आना चाहिए और फादर के थ्रू भी आना चाहिए। सिर्फ उस कंडीशन में ही सिकल सेल अनीमिया हो सकता है। तो क्या ये चीज यहां तक क्लियर है हम लोगों को? मदर फादर दोनों से ही इसका जीन आना चाहिए, तब जाकर बच्चे को सिकल सेल अनीमिया होगा। 2047 तक हमें इसको हटाना है। सबसे पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसके बाद में अगले की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर? हीमोफिलिया, नाम सुना है इसका? हीमोफिलिया एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जिसमें खून जम नहीं पाता। इसको रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया को ये हुआ। उसके बाद में जाकर उनके सारे जो आगे जाकर जनरेशन में मेल आए हैं उन सबको ये हुआ है, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, खून जो जम जाता है खून बहने के बाद में तो वो जम नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग में कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन कौन बनाता है? कोई ना कोई जीन बना रहा होगा। अगर वो जीन में गड़बड़ आ जाए तो ये क्लॉटिंग करवाने वाले प्रोटीन्स ही नहीं रहेंगे, जिसके चलते क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो दिस इज हीमोफिलिया, रॉयल डिसऑर्डर। अब ये होता है एक्स लिंक्ड, या फिर इसको सेक्स लिंक्ड बोल सकते हैं, रिसेसिव। यानी कि जो सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है XX या XY, उस पे ये मौजूद होता है। तो इस प्रकार का ये होता है, इसको ऐसे बता सकते हो तुम। ठीक है, तो XH और फॉर एग्जाम्पल Y। तो क्या ये इस मेल को होगा? रिसेसिव है, अगर सिर्फ एक ही जीन होगा तो ये नहीं होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यानी कि मदर के थ्रू भी जीन आना चाहिए, फादर के थ्रू भी जीन आना चाहिए। सिर्फ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये बीमारी हो सकेगी। तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो गया, एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होती है। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाता है हीमोफिलिया के बाद में फेनाइल कीटोन्यूरिया। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी कि यहां पे भी मदर फादर दोनों से जब जीन आएगा तब जाकर बच्चे को वो बीमारी पर्टिकुलर हो पाएगी। इसमें बेसिकली आपके शरीर में फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसको करने वाला जो एंजाइम है, एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, एक को छोड़कर राइबोजाइम, वो प्रोटीन का नहीं होता। तो फिनाइल एलेनिन को एक एंजाइम टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अगर वो एंजाइम ही मौजूद ना हो तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर ये एक्यूमुलेट होता जाएगा, शरीर में जमा होता जाएगा, जिसके चलते मेंटल डिसऑर्डर्स के चांसेस हो जाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डिसऑर्डर के चांसेस हो जाते हैं। तो ये है फेनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये एक और मेंडेलियन डिसऑर्डर की हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर लिया, यानी कि 3 चीजें पढ़ी हैं हम लोगों ने। कौन कौन सी? फेनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल अनीमिया और हीमोफिलिया। कौन कौन सी ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, कौन कौन सी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक और आ जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में भी अनीमिया हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया आप उनको याद रखेंगे। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि क्रोमोसोम को ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। हमारे पास में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो अब डाउन सिंड्रोम समझो। डाउन सिंड्रोम के पेशेंट तुम लोगों ने देखे होंगे, मूवीज वगैरह में काफी आने लगे हैं आजकल। उन लोगों को तुम आराम से पहचान सकते हो, दिखाती हूं। डाउन सिंड्रोम ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स का। नजर आ रहा है? ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के चलते होता है, यानी कि हमारे पास में जैसे इस प्रकार से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना,
21st, फॉर एग्जाम्पल ये 21st वाला पेयर है तो उसमें ट्राइजोमी हो जाती है, यानी कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, और इसी के आने की वजह से हम लोगों को मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, या फिर जो चेहरा होता है वो टिपिकल मून शेप्ड होता है। अगर आप यहाँ पे देखो मून शेप्ड चेहरा है, टंग बाहर प्रोट्रूडेड होती है, और हाथ में बहुत सारे क्रीजेस होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, और इनकी एज जो है वो बहुत कम एज में ही डेथ हो जाती है कुछ काफी सारे बच्चों की, क्योंकि इनको अंडरलाइन बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं। क्यों? सिर्फ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, इसीलिए इसको बोला जाता है 21st क्रोमोसोम ट्राइजोमी, यानी कि एक और यहां पे ऐड हो गया है। ओके, इसके बाद में अगला आ जाता है क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम। यहां पे आपको XXY ये देखने को मिलता है। हम लोगों को पता है अगर XX होता है तो फीमेल होगा और XY है तो मेल होगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेल होगा या फीमेल होगा, आप बता सकते हैं मुझे? ये मॉडल पेपर में बायो का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बात करती हूं क्यों नहीं है, पूछती हूं बच्चे। वेरी गुड। अगर एक भी वाई क्रोमोसोम मौजूद है तो 100% वो मेल होगा, लेकिन उसमें क्या क्या फीचर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं? वो स्टेराइल होता है। दूसरी चीज, उसमें थोड़े फीमेल लाइक कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, हाइट थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी रह जाती है। ये सारा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर। उसी प्रकार से फीमेल में भी एक देखने को मिलता है जिसको टर्नर्स सिंड्रोम बोला जाता है। एक्स नॉट, यानी कि सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है, जिसके चलते फीमेल जो है उसकी फर्टिलिटी नहीं होती है, यानी कि वो इनफर्टाइल यानी कि स्टेराइल होती है। साथ ही साथ में मेंटल रिटार्डेशन भी कभी कभार देखने को मिलता है, और ओवरीज प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती हैं एक क्रोमोसोम की कमी की वजह से। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, अब बात आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम इसलिए पढ़ रहे हैं अभी क्योंकि हम लोग जेनेटिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अब इन चीजों को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाए हुए ऑर्गेनिज्म को GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। आप कुछ भी नहीं बना सकते, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी देख रही होती है कि आप जो चीज बना रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, वो नुकसान का ना हो किसी भी इंसान के लिए। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे कुछ चीजें समझनी है। जैसे कि हम जब खेती करते हैं तब हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं कि या तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्म के बाहर की कोई चीज इस्तेमाल नहीं की जाती, यानी कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किए जाते। ठीक है, अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो फिर हम इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इतना ज्यादा उपज नहीं हो पाती, तो हमको इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स डाल के उपज करवानी पड़ती है। लेकिन अगर हमारे पास में ये दोनों ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि इससे उपज नहीं आ रही, इससे इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो अब आ जाती है बात जहां पे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर आते हैं। इनमें कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी सोयाबीन, या फिर फ्लेवर सेवर टोमेटो, गोल्डन राइस, आयरन फोर्टिफाइड व्हीट। इतनी सारी चीजें हैं, ये तो मैंने पूरा बताया भी नहीं है अभी। ये सब हम लोगों ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बनाया है। अब इस चीज को देखना है यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है। हम लोग
जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के वक्त की हम लोग बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा हम लोगों को अपनी उपज बढ़ाने की जरूरत थी इन सारी क्रॉप्स की, और साथ ही में इन सारी क्रॉप्स को हमें बचाना था जो भी इंसेक्ट्स या फिर कोई भी इसको खा अगर रहा है, फसलों को कोई भी खराब कर रहा है अगर कोई इंसेक्ट, तो उससे भी बचाना है, साथ में उपज भी बढ़ानी है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के वक्त पे ऐसी हाइब्रिड वेराइटीज हम लेकर आए थे जिसके चलते अब उपज भी ज्यादा हो गई थी, इंसेक्ट से भी बच गया था प्लांट। तो इसी चीज को हमें समझना है, और वहां पे उपज इतनी ज्यादा हो गई थी कि हम अपने पूरे देश की पूर्ति तो कर पा रहे थे और साथ में हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे थे। तो ये अच्छी बात हो गई। अब बीटी का फुल फॉर्म यहां पे क्या है? बैसिलस thuringiensis। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का क्या काम है भैया? कॉटन या फिर सोयाबीन या फिर ब्रिंजल जो हम लोगों ने बनाया उसमें क्या काम हो जाता है, अब ये देखना है यहां पे। अरे भाई तुम लोग डिस्कस यहां पे मत करो, बाद में कहीं और जाकर कर लिया करो, ठीक है? क्लास में नहीं आना है तो मत आओ, आना है तो आओ। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है? थोड़ा डिसिप्लिन बनाना सीखो। तुम जिस प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जिस एग्जाम की, उसमें इस प्रकार के बच्चे नहीं चलते। OLQs के बारे में पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा है? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं दिखाओगे अभी से तो क्या ऐसे ही आ जाएंगी बाद में अपने आप? पढ़ लो अब शांति से। मेरा दिमाग भटकता है यार, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें करनी है, मुझे नया नया सोचते भी जाना है कि मैं तुम्हें क्या एक्स्ट्रा बता सकती हूँ, मुझे सिलेबस का भी तुम लोगों को बताना है, साथ में कमेंट्स भी चेक करने हैं। क्यों परेशान करते हो? पढ़ लो। देखो, बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो एक टॉक्सिन बनाता है जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन। अब इससे हमारा क्या लेना देना है? देखो, कॉटन की फसल, सोयाबीन की फसल, ब्रिंजल की फसल ऐसी फसलें हैं जिनको इंसेक्ट या पेस्ट वगैरह खराब कर रहे थे। तो उन इंसेक्ट को मारने का एक तरीका था कि उनको ये जहर दे दो जो कि ये बैक्टीरिया बना रहा था। तो अब बैक्टीरिया का जहर हम कहां से लेकर आए हैं प्लांट में डालने के लिए? तो हमने क्या किया, प्लांट के जीन के अंदर एक इसका जीन इंसर्ट करवा दिया। बैक्टीरिया का जो बीटी टॉक्सिन बनाने वाला जीन था उसको हमने प्लांट के जीन के साथ में ऐड कर दिया। तो अब प्लांट भी वही टॉक्सिन बना रहा है जो ये बना रहा था, सेम टू सेम टॉक्सिन। यानी कि अब प्लांट वो जहर बना रहा है जो इंसेक्ट या पेस्ट को मार देगा, तो फसल अब खराब नहीं होगी। सवाल ये है कि अगर ब्रिंजल के अंदर ये जहर डाला जा रहा है पेस्ट से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए, तो वो अगर हम बैंगन खाएंगे तो हमें भी तो नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि वो तो जहर है, वो तो टॉक्सिन है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये टॉक्सिन ना बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है जिसके अंदर बन रहा था, ना हमें नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि ये सोए हुए फॉर्म में है। ये एक्टिवेट तब होता है जब ये किसी भी इंसेक्ट के गट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है या फिर पेस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है। वहां पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहां पे जाकर ये लग जाएगा। अगर रिसेप्टर ने इसको रिसीव करा तभी जाकर ये उनके पूरे गट को एकदम तहस नहस कर देता है, तो वो इंसेक्ट मर जाएगा। लेकिन हमारे अंदर ऐसे कोई रिसेप्टर्स नहीं है, या फिर उस बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसे रिसेप्टर्स नहीं थे जिसपे बीटी टॉक्सिन लगकर नुकसान पहुंचा पाए। तो बैसिलस thuringiensis की ये कहानी थी जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये हम लोगों ने एक ऐसा टमाटर बनाया जिसका शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है, यानी कि इसको काफी दिनों तक रखा जा सकता है। अगर दूर दराज कहीं पहुंचाना है तो टमाटर खराब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। हमने आलू और टमाटर को मिलाकर, पोटैटो और टोमेटो को मिलाकर पोमैटो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में विटामिन ए हम लोग ऐड कर देते हैं और आयरन फोर्टिफाइड व्हीट में आयरन ऐड कर दिया जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली इस चावल को खाने से ज्यादा विटामिन ए आपको नॉर्मल चावल खाने से कंपैरेटिवली मिलेगा। ठीक है, ये मिड डे मील वगैरह में इंक्लूड किया जा सकता है आराम से, यानी कि इसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स हैं जो होने चाहिए, उससे भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मौजूद है। किसी भी न्यूट्रिएंट का इस प्रकार से आर्टिफिशियली किसी भी क्रॉप में डालने को बायो फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। विटामिन ए को डाल दिया या फिर आयरन को डाल दिया तो दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन। अब ये विटामिन ए जो है ये बेसिकली आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है, इसकी हम बात कर चुके हैं। और आयरन क्यों अच्छा है? क्योंकि आयरन की अगर कमी हो गई तो अनीमिया हो जाएगा, क्योंकि आयरन ही तो हीमोग्लोबिन बना रहा है और हीमोग्लोबिन की कमी अनीमिया होती है। तो ये तो कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गई। इसके सिवा हम लोगों ने इंसुलिन, आप डायबिटीज को जानते हैं,
दो प्रकार का होता है डायबिटीज, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी, क्योंकि ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर खुद के ही पैंक्रियाज के बीटा सेल्स पे अटैक कर देता है, तो शरीर में इंसुलिन ही बहुत कम बनता है, तो इसीलिए बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, यानी कि हमारा जो सेल है वो इंसुलिन को पहचानने से ही मना कर देता है। बन ये रहा है प्रॉपर शरीर में, लेकिन पहचानने से मना कर देता है, तो इसमें बाहर से देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी है, बस सेल उसको पहचान नहीं रहा। यहां जहां इंसुलिन की कमी हो गई है, यहां बाहर से हमें इंसुलिन देना पड़ता है। तो पहले क्या किया जाता था कि काऊ वगैरह जो है उनके पैंक्रियाज से ले लिया जाता था इंसुलिन और डाल दिया जाता था इंसान के शरीर में, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो रहा था। साथ में कभी कभार इसके रिजेक्शन के चांसेस भी हो रहे थे, हमारा शरीर रिजेक्ट कर दे रहा था उसको। तो हमने क्या किया, हमने एक बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया में हम जो इंसुलिन बना रहे हैं, हमारा वही इंसुलिन बनाने वाला जीन हमने बैक्टीरिया में डाल दिया। अब बैक्टीरिया जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा है, तो वो उतना सारा इंसुलिन बना रहा है, तो हमने वही इंसुलिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब इसको हमारा शरीर रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया में हमने हमारा ही जीन डाला था ना जो इंसुलिन बना रहा था, तो बैक्टीरिया हमारे जैसा इंसुलिन बना रहा है, तो वो हमारा शरीर रिजेक्ट भी नहीं करेगा और तुम्हें बहुत सारा इंसुलिन मिल भी जाएगा और ये बहुत सस्ता भी हो जाएगा। तो इंसुलिन बनाने के लिए ये एक तरीका अपना लिया था। एक और चीज होती है, और कहां गया, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन वाला मैंने बता दिया। एक जीन थेरेपी होती है जो कि एडीए डेफिशिएंसी में दी जाती है। एडीए बेसिकली एडेनोसाइन डीएमिनेज होता है, जो कि बहुत जरूरी होता है आपकी इम्यूनिटी के लिए, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए। कुछ लोगों में ये बनाने वाला जीन ही नहीं होता, तो अब बाहर से ऐसा जीन आपके लिम्फोसाइट्स के अंदर डालना, ये भी तो एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया। तो अब आपका शरीर खुद से ये बना रहा है, तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो गया, यानी कि कितने सारे यूजेस हम लोगों ने देख लिए। लिम्फोसाइट, एक चीज जो हमें याद रखनी है कि ये लिम्फोसाइट के अंदर डाला जाता है। लिम्फोसाइट क्या होता है, WBCs का एक प्रकार होता है, उसके अंदर ये बनाने वाला जीन डाल दिया जाता है और फिर दोबारा से उसको शरीर के अंदर डाल दिया, हो गया हमारा काम। इस प्रकार से काम चलता है। और एडीए किसके लिए जरूरी है, इम्यूनिटी के लिए। तो अगर ये नहीं होगा तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। अब इसके बाद में बात आ जाती है डायग्नोस्टिक टेस्ट्स की, जहां पे दो आते हैं, एक पीसीआर और एक एलाइसा। दोनों के काम बताती हूं। पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसकी मदद से आप बहुत ही अर्ली स्टेज में किसी भी पैथोजन को पहचान सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के शरीर में कोई पैथोजन है, ठीक है, वो बहुत कम मात्रा में है, तो अगर हमने उस पर्टिकुलर पैथोजन को एक्सट्रैक्ट कर भी लिया तो उसको पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में है, उसमें बहुत सारे हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम एक पीसीआर करते हैं, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि वो जो छोटा सा पैथोजन था उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, तो बहुत सारा बन जाएगा, तो उससे हमें टेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ये शरीर के बाहर किया जा रहा है ऑब्वियसली, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसीलिए हम लोगों के लिए कारगर हो जाती है। कहां लिखा हुआ है, ये रहा। इट एम्पलीफाइज द डीएनए, जिसके चलते मिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाएंगी, जो कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है फिर करना। अब इसके बाद में एक आ जाता है एलाइसा, जो कि एड्स में इस्तेमाल होता है, एड्स के अर्ली डिटेक्शन के लिए, काफी अर्ली स्टेजेस में इसको पहचानने के लिए। ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये भी लिख लेना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन। आपका एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन वो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है जो तुम्हारे शरीर के अंदर आता है, जिसके अगेंस्ट शरीर एंटीबॉडीज बनाता है। यानी कि एंटीजन दुश्मन है, एंटीबॉडीज हमारी सिपाही हैं जो उसके अगेंस्ट लड़ रही होती हैं। तो एलाइसा टेस्ट का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट
ऐसे ये क्या करता है, बेसिकली उस चीज को पहचानता है। जैसे अगर हमारे शरीर में एंटीजन है, एचआईवी का मौजूद है, एचआईवी मौजूद है, तो फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी। तो या तो एंटीजन को पहचाना जाता है या तो एंटीबॉडीज को पहचाना जाता है, तो उससे अर्ली डिटेक्शन में हम लोगों को यहाँ पे बहुत मदद मिल जाती है। तो एक ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे, क्या ये चीजें सारी क्लियर हैं? अब इंसुलिन वाला कहाँ गया वो टॉपिक? इंसुलिन वाले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है। एक बार इसको देखिएगा। रिकॉम्बिनेंट जो इंसुलिन हम लोगों ने बनाया है उसको ह्यूमिलिन बोला जाता है। प्रॉब्लम अर्लियर ये थी कि जो हम पिग या फिर काउ से इंसुलिन ले रहे थे उसको हमारा शरीर रिजेक्ट कर दे रहा था, या फिर वो एलर्जिक रिएक्शंस करवा रहा था और वो बहुत एक्सपेंसिव भी हो जा रहा था। तो इसीलिए ह्यूमन इंसुलिन हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया, और फिर वो बैक्टीरिया को वो पर्टिकुलर जीन हम लोगों ने दे दिया, बैक्टीरिया ने बहुत सारा इंसुलिन बना लिया जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से ये रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन हम लोगों ने बनाया था। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट कौन सा बनाया था? इंसुलिन। एडीए डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट जीन थेरेपी से किया था कि जीन को हम लोगों ने लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया था। बीटी टॉक्सिन का सोर्स बैसिलस थुरिंजिनेसिस बैक्टीरिया था, और एलाइसा डिटेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी को करता है। इसको पीसीआर वाले को छोड़ दो, हाँ, और इस वाले को छोड़ दो। तो ये चारों पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या ये चीजें क्लियर हैं बेटा? ललित, पहले लेक्चर में ऑलरेडी ये सब डिस्कस हो चुका है। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? नाम आपको याद रखना है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो कौन सा था? ह्यूम्युलिन नाम था उसका, और वो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट बनाया गया था। और बैक्टीरिया कौन सा इस्तेमाल हुआ था ये पता है? जवाब नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? रुक जाओ, एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। ठीक है, जो बैक्टीरिया का इस्तेमाल हुआ था वो था ई कोलाई इंसुलिन के लिए। इंसुलिन का नाम क्या था? ह्यूमिलिन, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, क्लियर। तो हम लोगों ने आज क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं, एक बार उसको देखें, दोबारा से एक रिवीजन करें क्विक। उसके बाद में पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे तुम्हें बतानी है। दो प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखे थे, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन का मतलब जिसमें सिर्फ एक जीन में बदलाव हो रहा था। सिकल सेल अनीमिया इंपॉर्टेंट था, हीमोफिलिया इंपॉर्टेंट था, और एक और कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? सिकल सेल अनीमिया, हीमोफिलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। उसके बाद में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर हम लोगों ने 3 कवर किए थे। एक तो डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर्स थे। उसके बाद में क्या क्या इसमें चीजों में बदलाव आ रहा था, ये चीजें यहां पे पता होनी चाहिए। CTC की जगह CUC हो जाएगा, जिसके चलते ग्लूटामिक एसिड आपका वलीन बन जाएगा। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे बिगड़ गया, जिसके चलते आरबीसी का शेप बदल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाता है, बहुत आसानी से टूट जाता है, जल्दी टूटेगा। आरबीसी की कमी हो जाएगी, जिसके चलते हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, एंड इवेंचुअली अनीमिया हो जाएगा। हीमोफिलिया की बात करें, क्लॉटिंग डिसऑर्डर था, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सिकल सेल अनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव। फिनाइल कीटोन्यूरिया अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, करवा दूंगी, डोंट वरी। और ठीक है,
आज जो क्वेश्चंस मुझे एक्चुअल में करवाने हैं वो अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं, और इस सेशन को मैं रैपिड फायर राउंड बोलती हूँ। यहां पे क्या करूंगी, मैं क्वेश्चन लिखूंगी, तुम्हें एक शब्द में उसका जवाब देना है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं होंगे, एक शब्द मैं यहां पे लिखती जाऊंगी, तुम जवाब यहां पे सामने सामने देते जाओगे उसके, ठीक है? ओके, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है हीमोफिलिया। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, कैसी है ये लिखना है। इसके बाद में बात आ जाती है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज कितना होता है ये। उसके बाद में फिनाइल एलेनिन किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता, एक एंजाइम की कमी की वजह से। उसके बाद में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बनाया गया तब उसका नाम क्या था। उसके बाद में कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। उसके बाद में बीटी टॉक्सिन का सोर्स क्या है। एक एक करके इनका जवाब देते जाओ। ओके, ठीक है। और चलो मेरी बारी। हीमोफिलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल नहीं है, याद रखिएगा। क्वीन विक्टोरिया से उनके सारे लड़कों को ये गया था। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। लाइफ स्पैन आरबीसी की होती है 120 दिन की, प्लेटलेट्स की होती है 7 से 10 दिन की करीब, और डब्ल्यूबीसी की 18 से 20 दिन तक की। फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाता फिनाइल कीटोन्यूरिया में। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसुलिन बनाया गया था, रिकॉम्बिनेंट, जिसका नाम था ह्यूम्युलिन, एली लिली कंपनी ने बनाया था। बैक्टीरिया कौन सा इस्तेमाल हुआ था, ई कोलाई, और बीटी टॉक्सिन का सोर्स बैसिलस thuringiensis। क्लियर? कोई दिक्कत? करेक्ट, देख लिया करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। ह्यूम्युलिन बेसिकली बनाने वाली कंपनी का नाम भी लिख लेना, एली लिली, इसको लाइसेंस मिला था। अब समराइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने कल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की चर्चा करी थी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ समझते हैं और डेफिशिएंसीज देखते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स आते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरी देता है, ठीक है, क्योंकि कैलोरीज मिलती हैं हमें खाने से, तो कौन सी चीजें से कौन सी कैलोरीज मिलती हैं वो हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिल रही है। बेटा आसान लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। AIR1 ले आओ, मैं याद रखूंगी तुम्हारा नाम, अगर AIR1 में हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए हम सब इंतजार करेंगे तुम्हारा, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान दो। 1 ग्राम कार्ब में 4 किलो कैलोरीज होती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर भी 4 किलो कैलोरीज होती हैं, और 1 ग्राम फैट के अंदर, अब फैट जो होता है उसमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, हम लोगों को पता है ना। तो यहां पे क्या होगा, 1 ग्राम फैट के अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, यानी कि 4 की डबल से भी ज्यादा 9 किलो कैलोरीज।
अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब कैलोरीज बर्न होती हैं। कौन सी वाली कैलोरीज बर्न होंगी? ये वाली या ये वाली? सबसे पहले कौन सी कैलोरीज बर्न होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकॉन डी क्यों पीते हैं हम लोग? एनर्जी के लिए। ग्लूकॉन डी ही क्यों? कोई और चीज क्यों नहीं? क्योंकि ग्लूकोज सबसे पहले शरीर उसी के ऊपर धावा बोलता है एनर्जी निकालने के लिए। तो इसीलिए कार्ब्स को बोला जाता है क्विकेस्ट सोर्स, सबसे पहले एनर्जी देते हैं ये हमें। इसके बाद में दूसरे नंबर पे फैट्स बर्न होते हैं और तीसरे नंबर पे जाकर प्रोटीन्स बर्न होते हैं। लेकिन प्रोटीन्स बर्न होने की नौबत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे मसल बना रहे हैं, इनका काम रिपेयर का होता है, ठीक है, इनका काम हमें मसल बनाने का होता है। तो यहां तक नौबत आनी नहीं चाहिए, यहां तक गाड़ी रुक जानी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इनका मेन काम आपको एनर्जी देने का होता है। शरीर इनके ऊपर धावा बोलता है, एनर्जी निकालता है। प्रोटीन का मेन काम होता है रिपेयर करने का, मसल बनाने का, ठीक है, रिपेयर और करने का और मसल बनाने का, ठीक है, ये चीजें। अब यहां पे दो बीमारियां आती हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस। बहुत कॉमनली पूछी जाने वाली ये बीमारियां हैं, इनके बारे में जरा देखते हैं। क्वाशियोरकर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। किसी भी बच्चे को जब प्रोटीन नहीं मिलता है उसकी डाइट में प्रॉपर, माल नरिशमेंट की वजह से, तो उसको क्वाशियोरकर बोला जाता है। लेकिन अगर पूरी कैलोरीज की डेफिशिएंसी है, ऑल कैलोरीज, यानी कि प्रोटीन प्लस फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट, कुछ नहीं मिल रहा बच्चे को, भुखमरी जैसी सिचुएशन है, उसमें मरासमस होता है। तो मरा मरासा बच्चा, मरासमस, ऐसे याद रख सकते हैं आप इस चीज को, ठीक है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गया क्वाशियोरकर और सारी कैलोरीज की डेफिशिएंसी हो जाता है मरासमस। आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रोटीन्स क्यों बर्न नहीं होने चाहिए? क्योंकि वो रिपेयर करवा रहे हैं। एनर्जी देने का मेन काम किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का होता है। विटामिन्स और मिनरल्स आपके शरीर की बहुत सारे रिएक्शंस को चला रहे होते हैं, उनमें कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स कभी एनर्जी नहीं देते, ठीक है। यहां तक ये हम लोगों को क्लियर है बच्चे? तो आज का सेशन फिर यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग इवोल्यूशन और इकोलॉजी, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी से टॉपिक्स हैं। उसके एंड में फिर हम लोग जो हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है उसकी चर्चा कर लेंगे। तो आज का सेशन फिर यहीं पे खत्म करते हैं। बेटा ये डीपली नहीं है, ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जिस भी वनडे एग्जाम में बायो आती है वहां पे ये पूछी जा सकती हैं। तो जितनी भी जो भी मेरे दिमाग में सारी चीजें आती हैं अलग अलग एग्जाम्स की, मैं सब तुम्हें बता देती हूँ, जिससे कि कहीं ना कहीं हो सकता है यहां से सवाल फंस जाए तुम्हारे लिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, सो टेक केयर एवरीवन। साइनिंग ऑफ टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स।